छत्तीसगढ़ में कोयले को लेकर सियासत लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की तलवारें खिंची हुई हैं। कोयले पर चल रही तकरार विधानसभा के बजट सत्र में भी जारी रही, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को घेरते हुए गारे पलमा कोल ब्लॉक रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोगुनी दर पर टेंडर दिया गया, जो एसईसीएल के रेट से कहीं ज्यादा है। उन्होंने सवाल किया कि अतिरिक्त पैसा कहां जा रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और सीएम भूपेश के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में एक गाइडलाइन जारी हुई है और किसी भी ट्रांसपोर्टिंग को लेकर मापदंड जो होता है वो हमारे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ने किस दर में कितने किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग का दर होगा वो एक नोटिस जारी किया है। और साउथ ईस्ट कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग करने वाली कंपनी है, यानी 40 किलोमीटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए 232 रुपया होना चाहिए मैक्सिमम रेट, मगर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मैट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया। और 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? अरबों खरबों रुपया का लेन देन हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला इसमें हुआ है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से एसईसीएल खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित हैं। जब पिछली सरकार में टेंडर किया गया और नियम बनाया गया, उसी समय ये कह दिया जाता कि गाइडलाइन के हिसाब से परिवहन होगा, अलग अलग खदानों के लिए अलग अलग रेट आता है। सारी शर्तें और नियम पिछली सरकार के समय बने हैं। एनटीपीसीएल और जो दूसरे थर्मोकोल प्लांट हैं, उसमें जो दरें हैं उससे कम में ये टेंडर हुआ है। गारे पेलमा से कोल ट्रांसपोर्टिंग करना है, जिसमें घरघोड़ा और रावर्सन वहाँ तक के, और ये कोयला मड़वा प्लांट जो दुनिया के सबसे महंगा थर्मल पावर प्लांट रमन सिंह जी ने बनाया, वहाँ कोल आपूर्ति के लिए था। एमडीओ नियुक्त रमन सिंह जी की सरकार में हुई। 2017 में सारी शर्तें और नियम बने, तो सारे नियम हैं वो पिछली सरकार के समय बने। जबकि दूसरे और जो एनटीपीसी और उससे संबंधित जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें जो दरें हैं उससे कम में ये टेंडर हुआ। बहरहाल कोयले के ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करके सारे नियम पूर्ववर्ती रमन सरकार के ही बनाए जाने की बात कह रही है। अब देखना ये होगा कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर कब तक चलता है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ कोयले पर बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान कोल ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा गरमाया और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा। सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कोयले पर सियासत क्यों? क्या चुनावी मंजिल तय कराएगा कोयला? क्या वॉकआउट से दूर होगी गड़बड़ी? सत्ता पक्ष विपक्ष को क्यों ठहरा रहा जिम्मेदार? ये अहम बिंदु है जिसको लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष कोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आमने सामने दिखे। विपक्ष का आरोप है
कि कोल ट्रांसपोर्टेशन में लाखों अरबों की गड़बड़ी हुई है। दुगने दामों पर ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर दिया गया, जबकि सरकार कह रही है, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो दर निर्धारित की थी उसी के अनुसार कोल ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जा रहा है। तकरार, नोक-झोंक इस मुद्दे पर सदन में और सदन के बाहर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप देखे गए, आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, सबसे पहले एक पैनल हमारे साथ में है। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत करूंगा अभय जी आपका। हमारे साथ में है अशोक बजाज साहब, भाजपा प्रवक्ता। अशोक जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में। लखन जी आपका स्वागत है। सबसे पहले अभय नारायण जी आप पर आता हूं। जिस तरह से विपक्ष का आरोप, और इसी आरोप के तहत विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कहा गया, आरोप में ये कहा गया कि जो कोल ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो दोगुनी दरों पर किया जा रहा है। सबसे पहले राजेश जी, मैं आज हिंदू नववर्ष की आप सबको बधाई दूंगा। जी आपको भी। और नवरात्रि भी आज प्रारंभ हुई है, नवरात्रि की भी आप सबको बधाई, पूरे पैनल को, और राजेश जी आपके चैनल में जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी। रमन सिंह जी और विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा बचा है और न कोई बात करने के लिए विधानसभा प्रस्त रहता है। रमन सिंह जी खुद सवाल कर रहे हैं और अपने सवालों का जवाब जब वो सुन रहे थे तो भूपेश बघेल जी सारी बातों का जवाब सिर्फ ये कहकर दे रहे थे कि कानून तो आपका बनाया हुआ है, नियम तो आपके बनाए हुए हैं, आपकी सरकार ने जो नियम बनाया है उसी सरकार के तहत ये टेंडर किए गए। और रमन सिंह जी कह रहे हैं कि टेंडर से ये दर आया है। तो जब टेंडर हुआ है, खुली बीट हुई है, पूरे देश में ऑनलाइन टेंडर बुलाए गए, 8 लोगों ने फॉर्म खरीदा, 4 लोगों ने फॉर्म भरा, 4 के फॉर्म जब चेक किए गए तो उसमें 2 रिजेक्ट हो गए और 2 के बीच में बीट तय हुई। तो जिसकी बीट ठीक थी उसको दिया गया। तो सारी चीज पारदर्शी हो रही है, सारी चीज खुले में हो रही है, और कोई भी टेंडर नियम से होता है। रमन सिंह जी विधानसभा में एक बार भी टेंडर के नियमों को चैलेंज नहीं कर रहे, एक बार भी टेंडर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, एक बार भी टेंडर में कोई कमी नहीं बता रहे हैं। बार बार घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये वही लोग हैं साहब, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कोयला घोटाले की बात करते थे। ये वही लोग जो चूड़ी थ्री जी की बात करते थे। ये वही लोग हैं जो एक झूठ को 100 बार बोलकर सच करने का काम करते हैं और जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज किसानों के मुद्दे पे, आज जनता के मुद्दे पे, आज गरीबों के मुद्दे पे कहीं इनके लेकिन पास ये कहा जा रहा है कि ये पैसा कहीं ना कहीं ऊपर भेजा जा रहा है। सर, जब टेंडर हुआ है और टेंडर से कोई पैसा आ रहा है तो ऊपर और नीचे का प्रश्न कहाँ आ गया? और ये 15 साल तक ऊपर भेजते रहे होंगे। ये 15 साल तक आज तक जवाब नहीं दे पाए कि सीएम साहब कौन और सीएम मैडम कौन। चलिए अशोक जी के पास में आ जाता हूं। अशोक साहब, सरकार कह रही है, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो सारी शर्तें और नियम है वो पिछली सरकार के बनाए हुए हैं, और जो पिछली सरकार ने नियम और शर्तें बनाई थी उसी के आधार पर कोल ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जा रहा है। फिर क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? ये निविदा किसके कार्यकाल की? जी, निविदा तो इनके कार्यकाल की है, 2022 की। और 2022 में इन्होंने निविदा निकाली। उसमें 4 लोगों ने भाग लिया, 2 अपात्र हो गए और 2 ही पात्र रहे। तो आप पात्रों की ही गिनती करेंगे ना, आप पात्र की थोड़ी गिनती करेंगे। तो टेंडर में केवल 2 लोगों ने भाग लिया। अगर टेंडर 3 से कम होता बजाज दी तो अपने आप स्थगित हो जाता। आप नया नियम मत बताइए। जो टेंडर का नियम है, नियम नहीं है, ये भंडार कि का अगर नियम का नियम है। 3 से कम ये जीएडी का नियम है। टेंडर 4 है। अभय जी अशोक जी की बात आ जाए, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। अशोक जी के बोले दीजिए। अशोक जी, अशोक बजाज साहब करें। चलिए बजाज साहब की बात आ जाए, फिर मैं अभय जी आपके पास में आता हूं। अशोक जी, जीएडी का जो भंडार क्रय नियम है वो सभी सरकारी उपक्रमों पर लागू होता है। और भंडार क्रय नियम के अनुसार कम से कम 3 लोगों में प्रतियोगिता होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ केवल 2 लोगों में प्रतियोगिता हुई और उसी में फैसला हो गया। अब टेंडर जब 2 लोग पात्र हुए तो रीटेंडर करके फिर से बुलाना चाहिए। टेंडर में जो रेट आता है उसमें देने क्या आपत्ति है? हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं, आप दीजिए। लेकिन ये पुराना नियम, पुरानी शर्तें, पुराना कंडीशन, ये बात कहाँ से आ गई अभी? आप तो अभी टेंडर किए 2022 में, और 2022 के टेंडर में आपने अपात्र को भी निविदाकार के रूप में गिनती कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आप नियम देख लीजिए, भंडार गृह नियम क्या कहता है, सामान्य प्रशासन नियम ने जो जारी किया है, सरकार के सभी विभागों में लागू होता है। वो यहाँ क्यों लागू नहीं हो रहा है? अगर लागू हो रहा है तो ये गलत हुआ है, गलत हुआ तो टेंडर होना चाहिए। चलिए, है ना? चलिए अशोक जी, आता हूं। लखन चौधरी साहब है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में। लखन चौधरी साहब, केवला खदान से लेकर सदन तक ये मुद्दा पहुंच गया है, क्या लगता है गड़बड़ी हुई है, या जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि नियम शर्तें तो पुरानी हैं? जी देखिए, ये मामला जो है अभी चुनाव तक जो है चलने वाला है, और आज खूब जोरदार हंगामा जो है विधानसभा में हुआ है। जी राजेश जी, आपको पता होगा कि कोयला घोटाले को लेकर ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो किस तरह एक्शन में है जी। और उसकी पृष्ठभूमि में ये सारे जो डिबेट और बहस और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, ये सब उसी पृष्ठभूमि में हो रहे हैं। और ये तो केवल जो है निमित्त मात्र है चर्चा का कि विधानसभा में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो कीमतें हैं उसकी दर दुगुनी जो आरोप लगा रहे हैं रमन सिंह जी, टेंडर रीटेंडर करने की जो बातें आ रही हैं, ये सब तो बहुत छोटी घटनाएं हैं। देखिए, बड़ी घटनाएं, कम से कम 10 लोग इस मामले में, कोयला घोटाले के मामले में जेल में हैं, और जो है 170 करोड़ की जो है प्रॉपर्टी जो है उनकी संपत्ति कुर्क हो चुकी है। तो ये मामला बड़ा मामला है, और ईडी के पास जो है इनके सबूत है, ऐसा कहा जाता है। इसी बेस पर जो है इनको जमानत नहीं मिल रही है। तो बड़े बड़े नाम है इसमें, कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। तो कोयला घोटाले का मसला जो है एक बड़ा मसला है, बड़ा जो है एक घोटाला का आरोप है इसमें। 540 करोड़ रुपए चौधरी साहब, जिस तरह से देखिए चौधरी साहब, कांग्रेस कह रही है, सरकार कह रही है कि ये जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश है, और यही कारण है, चाहे ईडी की बात कर ले या आईटी की बात कर ले या सीबीआई की बात करें, इसके छापे दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं। घबरा गई है बीजेपी जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता है। बिल्कुल, वो तो सत्ता पक्ष और भूपेश बघेल तो यही कह रहे हैं, लेकिन ईडी का कहना है कि उनके पास जो है इसके पक्के सबूत हैं। चलिए चौधरी साहब, एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर लगातार इस पर चर्चा करेंगे। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज हम बात कर रहे हैं कोयले पर मचे बवाल पर। सदन में ये मुद्दा पुरजोर तरीके से गूंजा। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। मैं लखन चौधरी साहब के पास में था ब्रेक से जाने से पहले, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी साहब। चौधरी साहब, जिस तरह से मेरा सवाल था ब्रेक पर जाने से पहले कि ईडी, आईटी और सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से, कि ये कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है सरकार की, जो सीएम भूपेश बघेल की, उससे जो बीजेपी है वो घबरा गई है, और यही कारण है कि केंद्र के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है। जी देखिए, पिछले कई दिनों से ये जो मामला है कोयला ट्रांसपोर्टेशन की रेट और टेंडर वाला जो मामला अभी हम जिस पर जो है चर्चा बातचीत कर रहे हैं, ये पिछले कई दिनों से राजधानी के जो है समाचार पत्र अखबारों की सुर्खियों में है, और निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और इसका चुनावी लाभ किस तरह से लिया जाए उसके फिराक में भाजपा है। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें एक सच्चाई देखिए ये है कि भंडार क्रय नियम जो कहता है सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही जारी, उसमें ये तो कहता है कि टेंडर जो है, यदि टेंडर में 2 लोगों का सही पाया गया, एक तीसरा व्यक्ति नहीं था, तो कम से कम 3 लोगों के जो है मामले में यदि जो है तो रीटेंडर होना चाहिए था। मैं
बजाज जी के इस बात से सहमत हूं, क्योंकि सर ये भंडार क्रय नियम भी कहता है कि रीटेंडर किया जाना चाहिए था। अब रीटेंडर नहीं करके सरकार ने जो है 210 या अधिकतम 232 रुपए की जगह 466 रुपए में जो टेंडर दिया है, ठेका दिया है, उसी को लेकर मूल जो सवाल है। और दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि भाजपा के पास बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं बचे हैं। ये सही बात है कि भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है आज ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में इतनी जो है बढ़ चुकी है कि उसके सामने भाजपा के पास गिने चुने मुद्दे बचे हैं, जिनमें से ये कोयला घोटाले का जो मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से आपकी बात में सच्चाई है और ये सही है कि भाजपा जो है इस मुद्दे को चुनाव तक बनाए रखना चाहती है, ताकि इसका पॉलिटिकल डिविडेंड जो चुनावी लाभ जो है, पॉलिटिकल डिविडेंड जो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल सके। मैं अभय नारायण साहब के पास में आता हूं। बिल्कुल अभय नारायण जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, आप भी ये कह रहे हैं कि जो आपकी योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लोकप्रियता है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई है, बौखला गई है। यही कारण है कि इस तरह की चीज़ें की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है, और लखन चौधरी साहब भी यही बात कह रहे थे कि जो एक इसकी प्रक्रिया है, इसकी ऑक्शन को लेकर जो प्रक्रिया होती है कि जो पात्र लोग जितने होना चाहिए था, या जो भंडार गृह नियम कहता है, उसके वहां पर पालन नहीं किया गया। क्या इसमें चूक हुई है सरकार से? राजेश जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस तरह वो रेट का बात उछाल रहे हैं, रमन सिंह जी को विधानसभा में टेंडर के नियम की बात उछालनी थी। कहना था कि चार टेंडर आया, 2 पात्र हुए, 2 में आपने कैसे दे दिया। 4 टेंडर आए, 3 से कम अगर टेंडर आते हैं तो उन टेंडर को खोला ही नहीं जाता, पुनः निविदा बुलाई जाती है। ये भंडार क्रय नियम कहता है कि अगर निविदा 3 से कम आई, अगर केवल 2 लोग आते निविदा में तो वो खुलता ही नहीं, पुनः टेंडर बुलाए जाते। लेकिन यहाँ तो 8 लोगों ने फॉर्म खरीदा, 4 लोगों ने टेंडर डाला, और जब टेंडर खोला गया चारों, तो मालूम चला कि 2 जो है टेक्निकल रूप से अपात्र है। तो टेंडर तो 4 आए ना, काउंट हुए, और उसमें जो 2 बचे रहे उन दोनों के बीच में बीट हुई, और जिसकी बीट अच्छी थी उसको टेंडर दिया गया। और जब टेंडर से कोई रेट दिया जा रहा है, खुली बीट हो रही है, उसमें भ्रष्टाचार का बात कहाँ से आ गया? मुख्यमंत्री जी यही तो कह रहे हैं कि रमन सिंह 15 साल भ्रष्टाचार के पर्याप्त रहे। आज उनको और कोई योजना नहीं दिख रही है, जनता की कोई मांग नहीं दिख रही है, तो भ्रष्टाचार की बात करना है केवल। ये केवल जिस तरह मैंने कहा ना कि मनमोहन सिंह की सरकार में कोयले के भ्रष्टाचार की बात की गई, और जब सरकार 14 में बन गई मोदी जी की, तो आज 7 साल 8 सालों में कितनों को आपने सजा दिया, सब के सब कोर्ट से बरी हो गए। तो आरोप लगाओ, माहौल बनाओ, सरकार बना, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की जो कवायद है, ये कोयला है। कोयला की रॉयल्टी हमको आज वापस नहीं मिल रही है। कोयले की रॉयल्टी जो केंद्र सरकार से प्रदेश को मिलनी चाहिए, उसकी आवाज। चलिए जवाब दीजिए। अशोक बजाज साहब कह रहे हैं सत्ता प्राप्ति के लिए आप अनर्गल जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं, तथ्यात्मक दृष्टि से आरोप आपके सही नहीं है। अशोक बजाज साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजाज साहब बोलेंगे। अशोक बजाज साहब बनाए, उसकी बात में सांसद कर रहे हैं, रमन सिंह कर रहे हैं, केवल झूठा। और अशोक बजाज साहब जितना बात कहना है उतनी बात कह लें जी। माननीय अभय नारायण जी जो बात बोल रहे हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है। अब 4 लोगों ने टेंडर भरा, 2 लोगों का रेट काउंट हुआ, टेंडर तो 2 ही लोगों के बीच में फाइनल हुआ ना, विशुद्ध प्रतियोगिता हुई नहीं, भंडार क्रय नियम का पालन हुआ नहीं, रेट जो भी जाता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2 लोगों के बीच में टेंडर फाइनल हो गया। अगर मात्र 2 लोग थे तो रीटेंडर करना चाहिए था, अभी भी करना पड़ेगा। ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये तकनीकी मामला है, और इस तकनीकी मामले को तकनीकी ढंग से हल करना है। केवल राजनीतिक रूप से आप ये बोलते 15 साल ऐसा हो गया, वो हो गया और ये हो गया, इस तरह से बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको तकनीकी दृष्टि से जवाब देना पड़ेगा कि सामान्य प्रशासन विभाग का भंडार क्रय नियम कहता है कि 3 लोग कम से कम प्रतियोगिता में होने चाहिए, उनके रेट के आधार पर तय होना चाहिए। 2 लोगों के रेट के आधार पर तय हुआ। अब जो लोग अपात्र थे उनको भी गिन रहे हैं, 4 लोग टेंडर। अच्छा, अपात्र लोग कैसे गिनोगे? आप कितने लोगों को और अपात्र लोगों को आप भरवा लोगे और कहोगे कि 4 लोगों ने फॉर्म निविदा भरी थी,
तो उससे थोड़ी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अभय साहब, नियम अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो जिस तरह से अशोक बजाज साहब कह रहे हैं कि मैदान में तो फिर 2 ही प्लेयर बचे ना। यही जो है बात घुमा के कहने की है कि अगर टेंडर में 3 से कम लोग आते, 3 लोग आते हैं तो टेंडर खोला जाता है। अगर 3 से कम आते हैं तो टेंडर ओपन नहीं किया जाता। वो लिफाफे ही ओपन नहीं होता। लेकिन तो बात छोड़िए, टेंडर देने की तो बात छोड़िए, 4 लोगों ने टेंडर डाला, 4 लोगों के लिफाफे ओपन हुए और ओपन होने के बाद मालूम चल रहा है कि वो 2 लोगों का टेक्निकल फिट नहीं था, तो इसलिए वो टेंडर के पात्र माने गए। लेकिन लखन तिवारी साहब से जान लेता हूं, लखन चौधरी साहब से जान लेता हूं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह की जो चीजें हो रही हैं, 4 प्लेयर मैदान में आए, 2 के रिजेक्ट कर दिए गए, अपात्र हो गए, 2 मैदान में रहे, तकनीकी दृष्टि से समझूंगा ये सही था या गलत? राजेश जी जी बोले, आता हूँ लखन जी चलिए, अभय जी कुछ कह रहे हैं। अभय जी 30 सेकंड अपनी बात रखी, फिर मैं आऊंगा राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी साहब के पास। जी देखिए, नियम तो ये कहता है, अभय जी मैं आता हूँ, मैं लखन जी आता हूँ, अभय जी बोलिए। हाँ चलिए अभय जी। जो 2 लोग अपात्र हुए थे, यदि कोई टेक्निकल फाल्ट होता तो कोर्ट में जाते, वो चैलेंज करते। जब हम 2 अपात्र, चलिए आपकी बात आ गई। लखन चौधरी साहब बोल रहे हैं। जी लखन चौधरी साहब जी, देखिए, इसमें तकनीकी चीज ये है कि 2 ही यदि पात्र हैं तो रीटेंडर किया जाना चाहिए था और फिर से जो है टेंडर मंगवाए जाने चाहिए थे। कम से कम 3 पात्र के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी, तभी उसको वैध माना जाएगा। तो क्या आगे इस तरह की चीज कोई दुरुस्त होने की उम्मीद है? ऐसा होगा जिस तरह से सदन में बवाल मचा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुश्किल लगता है इसमें तो, क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है असल में सियासत का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। ये जो है चुनावी मुद्दा भी है। कोयला घोटाला जो है, इस पर जो लेकर जो दोनों पक्ष आमने सामने है, तो ये चुनावी मुद्दा है। इसमें तकनीकी चीजें और टेंडर का मुद्दा कम है और इसका जो है चुनावी लाभ किस तरह से लिया जाए। प्रवर्तन निदेशालय कि जो ये मसले हैं, इसको आने वाले 4-6 महीने तक और कैसे जारी रखा जाए, इस फिराक में भाजपा भी है। और तो क्या कहने का आशय यही हुआ चौधरी साहब, कहने का आशय यही हुआ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चाहे आईटी की बात कर लें, चाहे सीबीआई की हम बात कर लें, चाहे ईडी की हम बात कर लें, इस तरह की चीजें और देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं और बनी हुई हैं। चलिए तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कोयले के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। सदन में ये मामला गूंजा और सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने दिखे। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।